वेरी गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स। बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की। एक ऐसा सेगमेंट जहां हम बात करते हैं इतिहास से जुड़े उन सभी आवश्यक फैक्ट्स और घटनाओं की जो आपकी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद लाभदायक हैं। Along with this, we will also talk about some questions towards the end of today's session. दोस्तों आप अवश्य ही इन सवालों को देखिए, समझिए और इनका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कीजिए क्योंकि इन क्वेश्चंस से भी आपको एग्जाम्स में बेहद लाभ मिलेगा। With this, आइए फ्रेंड्स अब शुरुआत करते हैं 2 फरवरी की दिनांक अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे सभी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स की। सबसे पहला फैक्ट यहां संबंधित है वर्ष 1835 के साथ when थॉमस बेबिंगटन मैकॉले presented his minute on Indian education that sought to establish the need to impart English education to the Indian natives। अर्थात थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने भारतीय शिक्षा पे अपना मिनट प्रस्तुत किया जिसमें भारतीय मूल निवासियों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता को स्थापित करने की मांग की गई थी। The Charter Act of 1813 was the first concrete step towards modern education in the country। इसको ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी कहा जाता है। इस एक्ट के अंतर्गत an annual sum of rupees 1 lakh was kept aside to be used for educating the Indian masses। चार्टर एक्ट के बाद भारतीयों को दी जाने वाली शिक्षा की पद्धति को लेके अंग्रेजों में फूट पड़ गई। जबकि प्राच्यविदों का मानना था कि भारतीयों को अपनी स्वयं की भाषाओं में शिक्षित करना आवश्यक है और उन्हें अपने खुद के धर्म ग्रंथों और एंशिएंट टेक्स्ट को पढ़ाया जाना चाहिए, परंतु दूसरे समूह का मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा ही आगे बढ़ने का और ग्रोथ का सबसे सही विकल्प है। It was in the mid of this controversy that Macaulay landed in India in June 1834 as the president of the General Committee of Public Instruction अर्थात GCPI। On February 2nd, 1835, he wrote a minute under his capacity for educating the Indians, which is known as Lord Macaulay's Minute of 1835। लेकिन क्या था इसका मुख्य तत्व? तो यहाँ मैकॉले ने ये बताया that he wanted the government to spend money only on imparting Western education and not on Oriental education। उन्होंने advocate किया that the government should try to educate only a few Indians who in turn will teach the rest of the masses। अर्थात सरकार कुछ चंद लोगों को ही शिक्षित करेगी जो बाद में जाके दूसरे लोगों को भी शिक्षित कर देंगे। This was known as the downward filtration policy of Macaulay। यह ऐसे भारतीयों का एक वर्ग तैयार करना चाहते थे जो ब्रिटिश हितों की सेवा करने में सक्षम हो और उनके प्रति वफादार हो, which meant Indians in blood and color but English in tastes, opinions, in morals and in intellect। मैकॉले के प्रपोजल्स को ऑफिशियली सैंक्शन किया गया मार्च 1835 में and in 1837 English was made the court language। In 1844 high गवर्नमेंट पोस्ट्स वर ओपन टू इंडियंस। मैकॉले का मानना था कि वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस अर्थात लोकल भाषाएं स्वयं ही लुप्त हो जाएंगी जब इंग्लिश का तेजी से प्रचार किया जाएगा। Later, the Woods Dispatch in 1854 regularized the British efforts for education in India और Woods Dispatch को उसके अंतर्गत अंग्रेजी भाषा को दी गई इंपॉर्टेंस के कारण मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी बुलाया जाता है। With this, अब देखते हैं फ्रेंड्स आज का अगला फैक्ट which is associated with 1889 when Indian activist and politician राजकुमारी बीपीजी अमृत कौर अहलूवालिया was born। अर्थात भारतीय कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ राजकुमारी अमृत कौर अहलूवालिया का जन्म हुआ था।
राजकुमारी अमृत कौर अहलूवालिया एक भारतीय कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ थी। आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस, she became a part of Jawaharlal Nehru's first cabinet and she was the first woman to hold a cabinet rank. Following her long-lasting association with the Indian independence movement, she was appointed as the first Health Minister of India in 1947 and she remained in office until 1957. She also held the charge of Sports Minister and Urban Development Minister and was instrumental in setting up of the National Institute of Sports in Patiala. अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने भारत में कई स्वास्थ्य सुधारों की शुरुआत की और इस क्षेत्र में उनके योगदान और महिलाओं के अधिकार की वकालत के लिए उन्हें व्यापक रूप से याद किया जाता है। She co-founded the All India Women's Conference in 1927 and was later appointed as its secretary and president in 1933. कौर भारतीय संविधान सभा की सदस्य भी थीं, जिसने भारत के संविधान का निर्माण किया था। She served as the chairperson of All India Women's Education Fund Association और इनको भेजा गया था as a member of the Indian delegation to UNESCO conferences in London and Paris in 1945 and 1946. वर्ष 1950 में उन्हें विश्व स्वास्थ्य सभा का अध्यक्ष चुना गया। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कौर ने भारत में मलेरिया के प्रसार के लिए एक प्रमुख अभियान का नेतृत्व किया। उन्होंने ट्यूबरकुलोसिस के उन्मूलन के अभियान का भी नेतृत्व किया एंड शी वॉज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन फाउंडिंग द इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर। शी सर्व्ड एज द चेयरपर्सन ऑफ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी फॉर 14 years. With this, now let's have a look at the other fact of the day, and this is associated with 1915 when Indian author, lawyer and politician खुशवंत सिंह was born, अर्थात भारतीय लेखक, वकील और राजनीतिज्ञ खुशवंत सिंह का जन्म हुआ था। खुशवंत सिंह एक भारतीय ऑथर, डिप्लोमैट, जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियन थे, जिन्होंने अपने 1947 पार्टीशन के दौरान के सभी एक्सपीरियंसेस के बाद एक फेमस नॉवेल लिखी जिसका नाम था ट्रेन टू पाकिस्तान इन 1956। इसको बाद में एक फिल्म के रूप में भी बनाया गया था एंड दिस बिकेम हिज मोस्ट वेल नोन नॉवेल। उन्हें 1951 में ऑल इंडिया रेडियो के पत्रकार के रूप में नियुक्त किया गया और फिर 1956 में पेरिस में यूनेस्को के जनसंचार विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया। He founded and edited Yojana, an Indian government journal. Apart from that, he also contributed heavily and edited the Illustrated Weekly of India, which was a news weekly, and the National Herald. Singh was a member of Rajya Sabha, that is the upper house of the Indian Parliament, and he was awarded the Padma Bhushan in 1974 for his service to the country. In 1984, however, he returned the award as a mark of his protest against the siege of the Golden Temple by Indian Army. In 2007, the Indian government awarded him with the Padma Vibhushan Award. वर्ष 2010 में उनको साहित्य एकेडमी फेलोशिप दी गई बाय द साहित्य एकेडमी ऑफ इंडिया। इनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रसिद्ध किताबों का नाम भी आप याद रखिए, जैसे कि द पैराडाइज एंड अदर स्टोरीज, डेथ एट माई डोर स्टेप, द सनसेट क्लब एंड गॉड्स एंड गॉडमेन ऑफ इंडिया। विद दिस अब चल के देखते हैं दोस्तों आज से संबंधित अगला हिस्टोरिक फैक्ट, जो संबंधित है वर्ष 1922 के साथ, व्हेन इंडियन फील्ड हॉकी प्लेयर कुंवर दिग्विजय सिंह वाज बोर्न, अर्थात भारतीय हॉकी खिलाड़ी कुंवर दिग्विजय सिंह का जन्म हुआ था। कुंवर दिग्विजय सिंह was popularly known as Babu. He was an Indian field hockey player जिनको माना जाता है as one of the greatest players in the history of the sport. वह गेम में अपनी अद्भुत पासिंग और ड्रिबलिंग एबिलिटी के लिए बेहद प्रसिद्ध थे। He was first selected to the All India hockey team in 1946 to a tour to Afghanistan. उन्होंने 1948 के ओलंपिक खेलों में उप कप्तान की क्षमता में खेला।
भारतीय टीम ने इस अवसर पर स्वर्ण पदक जीता था। यह समर ओलंपिक गेम्स यादगार इसलिए भी है बिकॉज दिस गोल्ड मेडल was country's first Olympic gold medal since India had become independent. Kuwar Digvijay Singh later served as the coach for Indian hockey team for the 1972 Munich Olympics, and he was a member of numerous organizations that include All India Council of Sports, Railway Board, राइफल एसोसिएशन इन इंडिया एंड मेनी अदर्स। इनको कई सम्मान और पुरस्कारों से सराहा गया, जैसे कि ही हैड रिसीव्ड द हेल्म्स ट्रॉफी इन 1953 फॉर बीइंग वन ऑफ द बेस्ट हॉकी प्लेयर्स इन द वर्ल्ड एंड बेस्ट स्पोर्ट्समैन ऑफ एशिया इन 1953। ये पहली बार था व्हेन एन इंडियन वाज अवॉर्डेड द हेल्म्स ट्रॉफी। 1958 में उन्हें भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इनके नाम पे लखनऊ और बाराबंकी शहर में, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहां केडी सिंह बाबू स्टेडियम स्थापित किए गए। यहाँ ये भी जानना बहुत अनिवार्य है कि हॉकी इंडिया is now the governing body with exclusive mandate to direct and conduct all activities for both men and women hockey in India. It is recognized by the Ministry of Youth Affairs and Sports, the Government of India, as the sole body responsible towards promoting hockey in India. इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इस संगठन की स्थापना हुई थी वर्ष 2009 में, after Indian Hockey Federation was dismissed in 2008. ये affiliated है to the International Hockey Federation, that is FIH, and the Indian Olympic Association और Asian Hockey Federation से भी। लेकिन अगर बात करी जाए इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन और FIH की, तो इट इज द इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी इन द फील्ड ऑफ हॉकी एंड इंडोर फील्ड हॉकी। इसके हेडक्वार्टर्स स्थित है लॉसान में, जो कि स्विट्जरलैंड देश में स्थित है। और कौन है इसके प्रेसिडेंट? तो ये भी एग्जाम्स के पॉइंट से आप अवश्य याद रखिए फ्रेंड्स कि इसके प्रेसिडेंट है डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा। और अब देखते हैं दोस्तों आज का अगला फैक्ट, जो कि संबंधित है 1997 से, जिसके पश्चात से हर वर्ष वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड इंटरनेशनली, अर्थात हर वर्ष विश्व वेटलैंड दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मनाया जा रहा है। World's Wetlands Day is celebrated every year on 2nd February. This day marks the date on which Convention on Wetlands was adopted in February 1971 in the Iranian city of Ramsar. In 1971, एक international treaty for the conservation and sustainable use of wetlands was signed at Ramsar. इसको Convention on Wetlands भी कहा जाता है। लेकिन क्या था कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य? तो इसका उद्देश्य था द कंजर्वेशन एंड वाइज यूसेज ऑफ ऑल वेटलैंड्स थ्रू लोकल एंड नेशनल एक्शंस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन एज अ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसके परिणाम स्वरूप यह दिवस पहली बार 1997 में मनाया गया था। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है फ्रेंड्स कि व्हाट आर वेटलैंड्स? वेटलैंड्स आखिर क्या हैं? तो वेटलैंड्स एक ऐसे इकोसिस्टम है which are saturated or filled up with water either seasonally or permanently. इनमें शामिल हैं मैंग्रोव्स, मार्शेस, रिवर्स, लेक्स, deltas, flood plains and flooded forests, rice fields, coral reef, marine areas जो कि 6 मीटर से अधिक डीप नहीं है ड्यूरिंग अ लो टाइड पीरियड। इसके अलावा इसमें शामिल है कई मैन मेड वेटलैंड्स भी, जैसे कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पॉन्ड्स या रिजर्वॉयर्स। वेटलैंड हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह बाढ़ को कम करते हैं, तटीय इलाकों की रक्षा करते हैं और आपदाओं के लिए सामुदायिक लचीलापन बनाते हैं। बाढ़ के प्रभावों से भी रक्षा करते हैं, प्रदूषकों को अवशोषित करते हैं और पानी की क्वालिटी को सुधारते हैं।
हर वर्ष एक नई थीम के साथ आता है आपका ये वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। जैसे कि अगर 2020 वर्ष की बात की जाए तो इसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी, परंतु अगर वर्तमान वर्ष अर्थात 2021 की हम बात करें तो थीम है वेटलैंड्स एंड वाटर। वर्तमान समय में भारत में कितने रिकॉग्नाइज्ड रामसार कन्वेंशन साइट्स हैं? ये तो एग्जाम्स के पॉइंट से एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो आप याद रखिए अवश्य ही that in present scenario there are 42 recognized Ramsar sites in India. With this now let's have a look कि कौन से questions आज हमारे सामने हैं, and the very first question here says when did British historian and politician Thomas Babington Macaulay present his Minute on Indian Education? ब्रिटिश इतिहासकार और राजनीतिज्ञ थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने भारतीय शिक्षा पर मिनट कब प्रस्तुत किया था? ऑप्शंस आपके सामने कुछ इस प्रकार हैं कि ए 1835, बी 1836, सी 1834 या फिर डी 1837। अगला सवाल है हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, अर्थात स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री के रूप में किसे किया गया था नियुक्त? ऑप्शंस आपके पास हैं ए अमृत कौर, बी सुचेता कृपलानी, सी अरुणा अजफ अली या फिर डी कादम्बिनी गांगुली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक ट्रेन टू पाकिस्तान? ट्रेन टू पाकिस्तान नाम की प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने कुछ इस प्रकार हैं कि ए रस्किन बॉन्ड, बी खुशवंत सिंह, सी आर के नारायण या डी विक्रम सेठ। अगला सवाल है वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन दैट इज FIH सिचुएटेड? कहाँ है हॉकी के इंटरनेशनल फेडरेशन के हेडक्वार्टर्स स्थित? ऑप्शन है ए पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है, बी लोसेन, सी जनेवा या फिर डी ग्लैंड। बाकी के तीनों ही ऐसे शहर जो कि स्विट्जरलैंड देश में स्थित हैं। विद दिस अगला सवाल है हाउ मेनी रामसार साइट्स आर देयर इन इंडिया? भारत में कितने रामसार साइट मौजूद हैं? ए 32, बी 42, सी 44 या डी 35। And the next question is in which country is the city of Ramsar situated? रामसार शहर किस देश में स्थित है? ऑप्शंस है ए ईरान, बी ओमान, सी सऊदी अरब या डी अजरबैजान। अब इन सभी आवश्यक फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ मिला होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन पसंद आए और अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप अवश्य कीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा so that everybody can have a share of important information. And I sincerely thank all of you for having been a part of today's session here with us.